वैसे तो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करती रही है, लेकिन पिछले 40 दिनों में प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हैं उसने वाकई कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गैंगरेप और मर्डर के अलावा प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की खबरों ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2 अप्रैल को करौली दंगे से शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। करौली के बाद जोधपुर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ के नौहर की घटनाओं के बाद लोग पूछने लगे हैं कि आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है। और इसी खबर पर चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ सुभाष बैरागी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। फिर कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सुभाष, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर हम सवाल भी पूछ रहे हैं और कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो एक जिले से शुरू होने के बाद में लगातार अलग अलग जिलों में फैलती जा रही है। करौली से शुरू हुआ ये तनाव अब कई जिलों तक फैल चुका है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, चाहे वो चित्तौड़ की भी घटना रही हो। सुभाष, की कानून व्यवस्था को लेकर आखिर पुलिस कितनी गंभीर है? सुभाष जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ अपराध के मामलों में गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन तरह तरह के जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जिस तरह की स्थितियां करौली से शुरू होती है और भीलवाड़ा तक पहुंची, उसे देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो निचले स्तर पर सूचनाएं आती है उन सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती, त्वरित तरीके से पुलिस पहुंच नहीं पाती और सूचनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बनते हैं, स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती है और लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है, तरह तरह के अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में बात की जाए तो एक नाबालिग 3 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने का मामला हो, या फिर हत्याओं की बात की जाए, मर्डर की बात की जाए, लूट डकैती के मामलों की बात की जाए तो लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि नकबचनी के मामलों में, अपहरण के मामलों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन जिस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उससे साफ तौर पर लगने लगा कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं न कहीं स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि आने वाले समय में जो करौली से शुरू हुई आग है वो राजस्थान के अन्य हिस्से जो बचे हुए हैं वहां तक भी पहुंच सकती है। जी आसिफ। बिल्कुल, जैसा कि और देखा भी गया सुभाष की लगातार जो है वो अगर मोटे मोटे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरीके के आंकड़े हैं, तो अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो ऐसे में सवाल जो है वो कई तरीके जो है उठते हैं। 40 दिनों में 5 शहरों के अंदर ये तनाव फैल चुका है। ये आखिर क्या वजह है कि शहर शहर ये तनाव क्यों फैल रहा है? और केवल एक अपराध की बात नहीं है सुभाष, रेप हो, मर्डर हो, इनकी घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। कल हम अपने दर्शकों को आंकड़े भी हमने जो है वो दिखाए थे। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है और सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। ऐसे में इन घटनाओं पर सुभाष जो है वो लगाम लगाने की बेहद जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बात अब एक जिले, एक कस्बे या एक गाँव तक नहीं रही है। सुभाष जी आसिफ, बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि ये बात केवल एक जिले या एक कस्बे या एक उपखंड की नहीं है, बल्कि ये सवाल पूरे राजस्थान में खड़ा हो रहा है कि जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में बन रही है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है और जिस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, उसे लेकर ये लगने लगा है कि राजस्थान की स्थितियां बेहद गंभीर है। आने वाले समय में जो सामाजिक ताना बना है उसके पूरे बिखरने के आसार बने हुए हैं, कई गंभीर स्थितियां बनी हुई है। मैं आपको हाल ही की भीलवाड़ा की घटना का जिक्र करना चाहूंगा आसिफ, की जहां विश्व हिंदू परिषद ने एक ज्ञापन देते हुए आरोप पुलिस पर लगाए हैं कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा जो अपराधी हत्या में शामिल थे उन लोगों ने जो पकड़े गए थे उन्हें मौके पर छोड़ दिया और उसके बाद फिर 3 घंटे बाद जब बीजेपी और बीएचपी प्रदर्शन करती है तो उसके बाद वापस पकड़ा जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं निचले स्तर पर जो गंभीर लापरवाही बढ़ती जा रही है उसके चलते ऐसी तनावपूर्ण स्थितियां बन रही है। तमाम तरह के अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं। अपराध होने के बाद समय पर पुलिस का नहीं पहुंच पाना, कई स्थानों पर मेडिकल टीम का नहीं पहुंच पाना, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अपराधों की रोकथाम को लेकर जो निचले स्तर के जिम्मेदार है वो कहीं न कहीं गंभीर नहीं। और ऐसे हालातों में ये स्थितियां कभी सांप्रदायिक तनाव को जन्म देती है, तो कभी आंदोलन को जन्म देती है, तो कभी उग्र विरोध प्रदर्शन को जन्म देती है। जी आसिफ। सुभाष, ऐसा नहीं है कि इन तमाम घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछे जा रहे, लेकिन इस पर कोई बहुत ठोस जवाब की बजाय जो है वो जवाब आता है, वो ये भी आता है कि विपक्ष की ये साजिश है। सुभाष जी बिल्कुल
जी बिल्कुल आसिफ, ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि लगातार सरकार जो है वो विपक्ष पर आरोप लगाती है कि विपक्षी साजिश है, बीजेपी इन दंगों के पीछे शामिल है, बीजेपी दंगे करवा रही है, बीजेपी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है। लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही जो हो रही है, उस लापरवाही पर कार्रवाई नहीं होना भी एक बड़ी स्थिति को जन्म दे रहा है। मैं चित्तौड़गढ़ की बात करूंगा, कल एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की यात्रा निकाली जानी थी, उसे लेकर कुछ 5-7 युवक पुलिस अधीक्षक के पास पेश होते हैं और वो इस बात की आशंका जताते हैं कि यदि वो जुलूस तय रूट से निकलेगा तो उस पर लोगों की नारेबाजी करने की संभावना और सांप्रदायिक स्वार्थ खत्म हो सकता है। जबकि समुदाय विशेष की जो बड़ी संस्थाएं हैं वो सीधे तौर पर उस जुलूस का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा तबका है जिसकी पहचान करने की जरूरत है और उस पूरे मामले को विपक्ष पर डालने की बजाय सरकार को इस बात पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है कि जो निचले स्तर पर ऐसे असामाजिक तत्व हैं या ऐसे लोग जो हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को बिगाड़ने की कवायद कर रहे हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले में जिस तरह की छोटी छोटी सूचनाएं आती है उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, उन सूचनाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन पर प्रकरण दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं आने वाले समय में स्थितियां इसलिए बेहतर हो रही है, भले ही सरकार विपक्ष पर आरोप लगाए, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल यह भी हो जाता है कि प्रदेश के मुखिया खुद प्रदेश के गृह मंत्री है। ऐसे में बीजेपी का सवाल भी बड़ा लाजमी बनता है कि कहीं न कहीं जो स्थितियां बन रही हैं उसके पीछे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को गंभीरता दिखाने की जरूरत है और जिस तरह के अपराध और जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में बन रही है उन पर लगाम लगाने के लिए पहली जरूरत और पहली प्राथमिकता है कि सूचनाओं को गंभीरता से लिया जाए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जिससे कि जो लोग इस प्रकार के घटनाक्रमों को जन्म दे रहे हैं या इस घटनाक्रमों के पीछे हैं वो सामने आ पाए और उन लोगों को उनके किए की सजा मिले, जिसे सामाजिक सौहार्द ताना बाना बना रह सके। और अपराध के मामलों में भी जिस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है वो सराहनीय कही जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता आन पड़ी है कि जो युवा वर्ग है वो नशे के व्यापार की तरफ अग्रसर हो रहा है, अपराध की दुनिया में अपना भविष्य देखने लगा है। चित्तौड़गढ़ के देवा गुजर हत्याकांड की बात की जाए, देवा गुजर एक छोटे से दूध बेचने वाले से लेकर एक बड़ा डॉन बनता है, उसके बाद एक बड़ा अपराध चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा में सामने आता है। तो कहीं न कहीं इस दिशा में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, जिससे कि युवा वर्ग जो है वो अपराध की दिशा में जाने के बजाय सामाजिक सौहार्द की दिशा में काम करे और बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। इस दिशा में कहीं न कहीं बड़े प्रयास किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल सुभाष, फिर से लौटूंगा आपके पास में। बाड़मेर से संवाददाता प्रेमदान देथा भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, चर्चा यहाँ पर ये चल रही है कि कानून व्यवस्था बदहाल है और जो आंकड़े हैं वो बेहद जो है चौंकाने वाले हैं। आंकड़े करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर से लेकर अगर तमाम जिलों की बात की जाए तो तनाव शुरू एक जगह से होता है, लेकिन ये कई जिलों के अंदर जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो महिला अत्याचार के 25% बढ़े हुए मामले हों, रेप के मामले हों, दहेज हत्या के 10% जो मामले हों। अब ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को, पुलिस को गंभीर होने की जरूरत है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो काफी डराने वाले हैं। केवल मार्च में डकैती की 21 वारदातें हो चुकी हैं। जिले करौली से शुरू हुआ तनाव जो है वो चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार विपक्ष पे आरोप लगाती है कि इस तरीके की विपक्ष साजिश रच रहा है, लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं वो ये कहीं ना कहीं गवाही दे रहे कि अपराध पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही। प्रेमदान, देखिए बिल्कुल ऐसा ही कुछ मांजरा बाड़मेर में भी देखने को मिलता है, जहां पर अपराध की घटनाएं कुछ बढ़ी है। क्योंकि हालांकि इसमें अपन कह सकते हैं कि बाड़मेर में विकास भी साथ में आया, तो इस विकास के साथ साथ जो आपराधिक घटना है वो भी बढ़ी है। हमारे साथ में बाड़मेर से राजेंद्र सिंह जी है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का आप देखते हैं, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में ये भी समाज से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके की आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती रही है बाड़मेर में। देखिए, बाड़मेर जैसी शांत आबो हवा का जिला है जिसमें बहुत शांति। आप देखिए, रोज पिस्टल बरामद हो रही है, रोज फायरिंग हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, या आपके क्रूड ऑयल की चोरी हो रही है। मतलब बाड़मेर एक तरह से आपराधिक चीज़ों का हब बुनियाद, नशीले पदार्थ जितने भी प्रकार के हैं उन सबकी स्थापित गैंग है, चाहे डोडा पोस्ट की हो, चाहे स्मैक की हो, हीरोइन की हो, इन सबकी स्थापित गैंगे पुलिस की नाक के नीचे काम कर रही है। तो देखिए, इससे ज़्यादा तो खतरनाक, और ये जिला इतना शांत था, गांव में ढाणी में आदमी सुरक्षित था। अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक विकलांग परिवार, उस विकलांग परिवार के ऊपर जाकर के 3 गाड़ियों में शस्त्रों से लैस होकर के उसके माँ बाप विकलांग, बच्ची भाई विकलांग, उनको पीट करके एक बच्ची को वहां से अपहृत कर दिया दिन दहाड़े गांव के बीच में से। तो गांव में ये घटनाएं शुरू हो गई, हाईवे पे लूट होने लग गई, गांव गांव में देसी कट्टे आ गए। कितनी खतरनाक स्थिति बन गई, हम किस समाज में जी रहे हैं। अब देखिए, बड़ी खतरनाक है। इस तरह का माहौल कभी बाड़मेर में नहीं रहा पहले।
तो इनका साफ तौर से कहना है कि कहीं न कहीं जो अपराध की घटनाएं हैं, विकास जहां आता है वहां इस तरीके का आपराधिक घटनाएं बढ़ती है। लेकिन पिछले कुछ समय से बाड़मेर जो अपने आप में बहुत ही शांत जिला कहा जाता था, लेकिन यहां पर अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि लूट की वारदात में जरूर कमी आई है, लेकिन नगबजनी कहें, चोरी की वारदात कहें, बलात्कार की घटनाएं कहें या अन्य आपराधिक घटनाएं हैं, उसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण बाड़मेर के लिए बन रहा है। प्रेमदान, यही हैरानी की बात है कि जिस प्रदेश को शांत प्रदेश माना जाता था, जिन जिलों को शांत जो है वो जिले माने जाते थे, अक्सर वहां पर जो है अपराध के आंकड़े या तो सिफर थे या अगर दर्ज भी किए जाते थे तो बहुत कम दर्ज किए जाते थे। ऐसी जगह पर चोरी, लूट, रेप, हत्या, तमाम तरह की वारदातें सामने आ रही है और सांप्रदायिक तनाव है वो अलग। प्रेम, बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक तनाव की जो घटनाएं प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, ये अपने आप में प्रदेश के लिए बहुत ही खतरनाक है और इसके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसमें कई लोग, इसमें समाज को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पुलिस का जो सूचना तंत्र है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की जो सूचना तंत्र है वो अपने आप में बहुत बड़ा फेल्योर है। इसी की वजह से इस तरीके की छोटी सी वारदात, छोटी सी घटना बहुत बड़ा रूप ले लेती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ में यहाँ के ही एक नागरिक है, उनसे बातचीत करते हैं। उनकी नजर में किस तरीके से इस अपराध की घटनाओं को रोका जा सकता है, बाड़मेर या प्रदेश में किस तरीके की शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, बताइए। बाड़मेर में शांति पहले बहुत प्रेम भाईचारा था, अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है बाड़मेर में। अब उसको निपटाने के लिए, उससे राहत पाने के लिए बाड़मेर के लोगों को आगे आकर हर समाज के लोगों को समझदारी दिखाकर ऐसे लोगों का, अपराधियों का साथ देना भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि अपराधी लोग हैं, उनका भी साथ दे रहे हैं, कुछ सामाजिक अच्छे लोग हैं वो, तो ऐसे लोगों का साथ नहीं दे तो अच्छा रहेगा और इससे बाड़मेर में सुधार होगा। तो साफ तौर से है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जिस तरीके की चीजें बन रही है, उससे साफ लगता है कि लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ में जाना शुरू कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक मामला है और कहें कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, ये अपने आप में पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जी प्रेमदान, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। सुभाष हमारे साथ बने हुए। सुभाष, जैसा कि प्रेमदान देथा भी बता रहे हैं और उनके साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ ही साथ समाज का जागरूक होना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रेप की घटनाएं हैं, जो हत्याओं की घटनाएं हैं, दहेज हत्याओं की घटनाएं हैं, डकैती की घटनाएं, उनके साथ साथ समाज में यह अपराध तो था ही, इसके साथ साथ अब कई जिले जो है सांप्रदायिक तनाव की चपेट में भी आ रहे हैं। समाज की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है पुलिस के साथ साथ, अगर पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाती है तो। सुभाष जी बिल्कुल आसिफ, कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेदारी इसमें गंभीर हो जाती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि समाज के जो प्रबुद्धजन लोग हैं, जो समाज के अग्रणी लोग हैं, जिनकी लोग समाज में बात मानते हैं, उन लोगों को सब पुलिस को या प्रशासन को साथ लेकर उनके साथ बातचीत का दायरा बढ़ाना होगा। जो सीएलजी प्रोसीजर लंबे समय से ठंडा पड़ा हुआ है, उस सीएलजी प्रोसीजर को कहीं ना कहीं मजबूत करना होगा। शांति समितियां जो है उन्हें मजबूत करना होगा इन स्थितियों में, जिससे कि जो सूचनाओं और आदान प्रदान जो रुका हुआ है और समय पर जो सूचनाएं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जब कभी माहौल बिगड़ता है, जब कभी स्थितियां गंभीर होती है, सांप्रदायिक तनाव होता है, तो उसके बाद प्रशासन और पुलिस जाकर ऐसे लोगों को ढूंढती है, उन लोगों के साथ वार्तालाप करती है, उन्हें समाज में भेजती है। तो इसके बजाय पहले ही ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे कि इन लोगों से सीधा संवाद स्थापित हो सके और समाज के जो लोग जागरूकता की जिम्मेदारी इन हालातों को बिगड़ने के बाद उठाते हैं, उन लोगों को चिन्हित कर उनको समाज के साथ खड़ा रहने के लिए, इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए। क्योंकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है वो थोड़े अंतराल के लिए आते हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन जो लोग समाज के हैं, जो समाज में रह रहे हैं, उन्हें उन्हीं जगह पर रहना है, वहीं रहकर अपना जीवन यापन करना है। ऐसे में ये जो दंश है, आने वाले समय तक पीढ़ियों तक इस दंश को झेलना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूकता के लिए
कार्यक्रम चलाया जाना, लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना इस बात की पहली प्राथमिकता है कि जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है उन्हें रोकने के लिए जागरूकता लाई जाए। जो समाज के अग्रणी लोग हैं उनसे सीधा संवाद स्थापित किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए कि जो लोग समाज में ऐसी स्थितियों के बारे में समझ रखते हो, ऐसी स्थितियों के नियंत्रण के बारे में समझ रखते हो, जिससे कि यदि स्थिति बिगड़ती भी है तो तत्काल प्रभाव से उसे नियंत्रित किया जा सके। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल प्रेमदान, आपके साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सीएलजी की बात की सुभाष बैरागी ने कहा सीएलजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ऐसा नहीं है प्रेमदान की सीएलजी अपनी भूमिकाएं नहीं निभा रहा है। जब सीएलजी का कम्युनिकेशन होता है पुलिस के साथ में, तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं सीएलजी की तरफ से पुलिस को दी भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस उस पर वैसा सख्त एक्शन समय रहते नहीं उठा पाती उन खुफिया जानकारियों के ऊपर। और उसके बाद में ये जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये जले हुए घर या जले हुए संस्थान नजर आते, क्योंकि जब तक सांप्रदायिक तनाव या दूसरे अपराध फैलते तब तक पुलिस के हाथ पांव फूल चुके होते, संभालना मुश्किल हो जाता है। प्रेमदान। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो पुलिस के पास इनपुट आता है इसकी बैठक के अंदर, उनके ऊपर काम कहीं न कहीं पुलिस कर नहीं पाती है, या तो उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव आता है। मेरे साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता है राजेंद्र सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। जो ये जो कमेटियां हैं सीएलजी की जो बैठक होती है उसके अंदर जो सुझाव होते हैं उसके ऊपर काम नहीं होना अपने आप में कई फेल्यूर है। देखिए, एक सीएलजी कमेटियां भी एक तरह से लकीर, जैसे कि जो थाने के थानेदार के संपर्क में होता है, ऐसे लोगों के नाम लिख लेते हैं जो उनको सुटेबल हो। समाज में एक्चुअल में जो लोग हैं जिनकी अपील का असर हो, ऐसे लोगों को सीएलजी मेंबर रखना चाहिए। इसलिए जो जिले की कमेटी है उसमें भी ठीक लोग आए, पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो पॉलिटिक्स और अपराधियों का जो एक तरह से चोली दामन का साथ हो गया। अब कुछ तो अपराधी खुद ही डायरेक्ट आ गए सियासत में, या सियासी लोग हैं जो थानों से 302 के मुलजिमों को छुड़ाने के लिए फ़ोन करते हैं। कितनी खतरनाक बात है। तीसरी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जोधपुर डिवीज़न जिसमें 47 देश विभाजन के समय कोई दंगा नहीं हुआ, और हमारा जो डिविजनल मुख्यालय है वो सांप्रदायिक दंगे की आड़ में 5 दिन बंद रह गया, बहुत नासमझ लोगों का। तो ये पुलिस का, सीएलजी का, सरकार का, आम नागरिक का, सबका एक मतलब कंप्लीट फेल्योर है। प्रेमदान, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। विक्रम जगरवाल भी बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। चूंकि कमोबेश आंकड़े जो हैं विक्रम, वो इन जिलों की जिनकी हम चर्चा इस समय कर रहे हैं कमोबेश एक जैसे हैं, और सांप्रदायिक तनाव जो है उसकी हल्की फुल्की खबरें बीकानेर से भी आती रहती है। लगातार बढ़ते अपराध को लेकर हम यहाँ पर विक्रम चर्चा कर रहे हैं। क्या स्थिति बीकानेर की, और कहीं ना कहीं पुलिस नाकामयाब इन बढ़ते हुए अपराधों पर लगाम लगाने में? विक्रम जी, निश्चित रूप से आसिफ, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, कमोबेश ऐसी ही हालात जो है बीकानेर में देखने को मिल रहे हैं। और अपराधों की अगर बात करें तो लगातार जो अपराधों का ग्राफ है वो ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर बीकानेर शहर को शांत शहर माना जाता था, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई है उसके बाद से ये नहीं कहा जा सकता कि अब बीकानेर भी शांत है, और आपराधिक गतिविधियां जो है वो लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। जी, क्या लगता है आपको, क्या सबसे बड़ी क्या समस्या है जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है? कानून व्यवस्था बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले अपराध रोकने के लिए पुलिस तंत्र लगाया जाता था, अब लक्ष्य दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक लक्ष्य आया जिसको देखकर चकित रह गए कि एनडीपीएस के मामले कितने दर्ज किएंगे। हर थाने को लक्ष्य दिया गया, तो जब लक्ष्य दिए जाएंगे तो अपराध तो बढ़ेंगे कि आपको टारगेट देना है तो 4 आदमी पकड़ के लाके उनको बंद कर दिया। अपराध रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि ये अपराध नहीं होने चाहिए। लक्ष्य दिए जा रहे हैं कि आप ये लक्ष्य करिए, ये लक्ष्य कीजिए। क्या आपको क्या लगता है, शिकायत के बाद भी पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है या नहीं करती? बिल्कुल पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और उसी के कारण राजनीतिक संरक्षण के कारण उनकी नियुक्तियां की जाती है। और यहाँ पे राजस्थान के अंदर भू माफिया और बजरी माफिया, और यहाँ पे इतने ड्रग्स माफिया, इतने लोग जो राजनीतिक संरक्षण के कारण पुलिस के कारण इतने बढ़ गए हैं, आए दिन अपराध कर रहे हैं। और आप अभी कुछ दिन पहले देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री का गृह जिले है वो जोधपुर के अंदर सांप्रदायिक तनाव हो गया। जब गृह जिले में जोधपुर का मुख्यमंत्री गृह जिले के अंदर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, तो राजस्थान की हम बात ही नहीं कर सकते। और अब जनता को ऐसा अगर चलते रह गया अपराध, तो जनता अपने खुद हथियार उठाएगी और आगे काम करेगी। क्या आपको क्या लगता है, जो रात्रि गश्त की बातें पुलिस करती है, क्या होती है क्या इस तरह की गश्त वगैरह? रात्रि गश्त केवल कागजों में होती है, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं होती। और पुलिस तंत्र को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ये राजनेताओं के लिए काम कर रहे हैं। और युवाओं का भी रोजगार
उचित मात्रा में राजस्थान में नहीं होने से ये अपराध की तरफ जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में है राजस्थान नंबर 1 राज्य बना है जो रोजगार में सबसे ज्यादा पिछड़ा है। एक बड़ा कारण ये भी है। क्या आपको क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित है बीकानेर की अगर बात करें तो? पुलिस की दृष्टि से देखा जाए तो महिलाएं बीकानेर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। महिलाएं रात को 10 बजे के बाद कहीं आ जा नहीं सकती। हर चौराहे पर शराब पीने वाला को जमावड़ा रहता है, असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि थानों के अंदर स्थितियां ये हो गई हैं कि शरीफ आदमी तो घुसने से डर रहा है और जो अपराधी हैं वो सीआई के कमरे में बैठ के चाय पी रहे हैं। तो लगता ये है कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई है, ना कि पब्लिक की सेवा करने में। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लोगों का मानना है वो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में जो पुलिस के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि लूट और नकबजनी और चोरी जैसी घटनाओं में कहीं ना कहीं जरूर पुलिस जो है वो लगाम लगाने का काम कर पाई है। लेकिन हत्या, महिला अपराध की अगर बात करें, पोक्सो के मामलों की अगर बात करें तो बीकानेर में ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ बीकानेर पिछले दिनों में अच्छी कार्रवाइयां हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो अपने इस तरह के जो आपराधिक संगठन है या अपराध से जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर भी जो आम लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो विश्वास है वो कम होता नजर आ रहा है। जी आसिफ। बिल्कुल विक्रम। प्रेमदान, बहुत गंभीर आरोप बीकानेर से आपने सुने होंगे। विक्रम जगरवाल के साथ समाज के कुछ बुद्धिजीवी, समाज सेवी यहाँ पर खड़े हैं। कहना यह है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और जो पुलिस भी कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक संरक्षण से काम कर रही है। उन्हें अपने पोस्टिंग की चिंता होती है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं दबाव में आकर जो एक्शन पुलिस को लिया जाना चाहिए, जो पुलिस की प्रथम ड्यूटी में आता है, वो एक्शन नहीं ले पाने की वजह से भी कहीं ना कहीं इन अपराधों के अंदर इजाफा हो रहा है। प्रेमदान, बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब तक पुलिस की जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, इनको अपने आप में खुली अपने स्तर पे काम करने की छूट नहीं मिलेगी। जब तक इनके ऊपर राजनीतिक अंकुश रहता है तो कई अपराधी ऐसे होते हैं जिनका सीधी तौर से सिंपल सी बात रहती है कि अपराधी जो है वो मोटे रूप पे जो चंदे के रूप में देते हैं ऐसे नेताओं को, और उसके साथ में इस तरीके के नेता जो लोग होते हैं वो पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं अंकुश लगाए हुए होते हैं। वो कार्रवाई करने से उनके ऊपर रोक लगा देते हैं। ऐसे में पुलिस खुले तौर पे काम नहीं कर पाना अपने आप में इस तरीके के आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती है। और देखते हैं कि एक छोटी घटना के ऊपर जब नेता या कोई भी बड़ा आदमी उस अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं तो आगे जाकर के वही बहुत बड़ा गंभीर आरोप या गंभीर अपराधी बन जाता है। ये अपने आप में देखने को भी मिलते हैं। यही कारण है अपने आप में कि जो अपराधियों के ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, इसी की वजह से अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं और इनके हौसले जो है वो बुलंद होते हैं ताकि इनके ऊपर किसी तरीके की पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसे अपने आप में अपराध की घटनाएं बढ़ती है। जी अहमद। बिल्कुल। सुभाष, अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो क्या सीएलजी की बैठकें वहां पर होनी बंद हो चुकी हैं? सीएलजी की बैठकें होती हैं, सीएलजी की तरफ से पुलिस को सूचनाएं दी जाती हैं, और अगर सूचनाएं दी जाती है तो सीएलजी के लोगों का आपसे जो संवाद हुआ उस पर क्या कहना? सुभाष, क्या उनकी सूचनाओं के ऊपर कार्रवाई पुलिस करती है या फिर जो है हालात जब वाकई खराब हो जाते हैं तब जाकर पुलिस पहुंचती है? सुभाष। आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएलजी की बैठकें नियमित रूप से होती है। लंबे समय से सीएलजी के सदस्यों को परिवर्तित करने की चर्चाएं भी चल रही है, लेकिन जो सूचनाएं आती है उन पर कार्रवाई तो हो जाती है, मौके पर पुलिस पहुंच भी जाती है, लेकिन उस कार्रवाई को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। हाल ही में एक पीपल के पेड़ के ऊपर एक वर्ण विशेष का, रंग विशेष का झंडा लपेट दिए जाने का मामला पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच भी जाती है, लेकिन उसके बाद किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों की पहचान करने में पुलिस विफल हो रही है, जहां सीएलजी अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभा रही है। और जब कोई जानकारी आती है, अगर उसी जानकारी को उसी समय डेवलप करके अगर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाए, एक्शन ले लिया जाए, तो बहुत हद तक इन अपराधों पर लगाम भी लगाई जा सकती है। सुभाष, विक्रम और प्रेमदान, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।